नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 की। अध्याय 4 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने इस अध्याय के प्रथम जो भाग हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे कार्बन एवं उनके यौगिक लेसन के पार्ट नंबर 3 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे एजुकेशनल वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। यदि आपकी तरफ से किसी प्रकार का कोई सुझाव है वो भी सादर आमंत्रित हैं। चलिए, अभिक्रिया है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या है या एस्ट्रीकरण किसे कहते हैं या एस्ट्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इस टाइप में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एस्टर बनने की अभिक्रिया है ये। तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस एथेनॉल दोनों आपस में अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। एथेनोइक अम्ल CH3COOH और एथेनॉल CH3CH2OH, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है CH3COOCH2CH3, यानी एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर के बनने की प्रक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है साबुनीकरण। साबुन का बनना साबुनीकरण की श्रेणी में आता है। साबुनीकरण कैसे होता है या साबुन कैसे बनता है, देखिए। क्षार की उपस्थिति में, क्षार यानी NaOH, उपस्थिति में एस्टर, यह एस्टर पुनः एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो एस्टर को क्षार की उपस्थिति में, एस्टर को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये एथेनॉल और सोडियम का एसीटेट बनता है। इसे साबुन कहते हैं। नेक्स्ट है क्षारक के साथ अभिक्रिया। देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल से, तो क्या बनता है CH3COOH सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट नामक साल्ट बनता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। CH3COOH एसिटिक अम्ल को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बनता है। कुछ जल की मात्रा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और न्यू IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं
कि अभिक्रिया करवाने पर भी सोडियम एसीटेट बनता है, यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया यदि एसिटिक अम्ल की करवाई जाती है तो दोनों ही परिस्थितियों में समान प्रोडक्ट बनते हैं, यानी सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थी एसिटिक अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम साबुन और अपमार्जक। देखिए साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, साबुन का आयनिक भाग जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इसका मतलब इसके दो भाग होते हैं, एक भाग जल में और एक भाग जल के बाहर, और उसी के आधार पर ये जल रागी शिरा और जल विरागी शिरा दो होते हैं। तो साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, यानी ये जल में घुलता है, इसका मतलब ये जल रागी शिरा है, जबकि श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया मिशेल की संरचना बनाकर देता है। देखिए मिशेल क्या है, इससे पहले पढ़ते हैं जल रागी। साबुन के अणु के दो शिरों में से एक शिरा जो जल में घुलनशील होता है उसे जल रागी कहते हैं। ये आयनिक शिरा है, यानी जो शिरा जल के अंदर घुलनशील होता है वो जल रागी शिरा कहलाता है, और ये जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है जल विरागी। देखिए जल विरागी शिरा क्या है। साबुन के अणु का वह शिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मेल में विलय होता है जल विरागी शिरा कहलाता है। यानी साबुन का जो भाग हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मेल अशुद्धियों के अंदर होता है वो जल विरागी कहलाता है। मिशेल संरचना में ये अंदर की तरफ होता है। जैसे देखो एक पार्ट दिया हुआ है इसका, यदि ये भाग है तो ये भाग जल रागी है और ये भाग जल विरागी है। जल रागी जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील नहीं है, ये तेल ये मेल में घुलनशील है, ये भाग है वो जल रागी शिरा है। नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा चित्र को ऊपर की तरफ लेते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मिशेल की संरचना है। मिशेल क्या है, किसी भी कपड़े से अशुद्धि को दूर करने के लिए जब उस ऊपर साबुन लगाया जाता है तो साबुन उस अशुद्धि के चारों तरफ एक पिंजर जैसी संरचना बनाती है, एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती है। उस पिंजर जैसी संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के अंदर दो भाग होते हैं, एक जल रागी शिरा होता है और एक जल विरागी शिरा होता है। जल रागी होता है वो जल में डूबा हुआ रहता है, जैसे ये सब Na+ है। ये सब क्या है, Na+। हमने पीछे इसमें ये पढ़ा था CH3COONA। जब ये टूटता है तो Na+ और CH3COO- ये चीज बनती है, यानी CH3
CH3 COO माइनस और Na प्लस, ये दो पार्ट हो जाते हैं। Na प्लस जो है वो जल रागी शीरा है, ये जल में डूबा हुआ रहता है और ये बाहर की तरफ है, ये कौन सी तरफ है, बाहर की तरफ है। ये जो गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है वो सब Na को बता रही है, ये सब किसको बता रही है, Na को बता रही है। समझिए बात को, यानी बाहरी भाग है वो Na प्लस होता है, ये जल रागी होता है और आयनिक होता है और जल में घुलनशील होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अंदर की तरफ। अंदर का पार्ट है वो जल विरागी होता है, ये इसकी अशुद्धि है, ये क्या है, अशुद्धि है। इस अशुद्धि को ये जो दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा इसको घेरता है, ये दूसरा सिरा क्या करता है, इसको घेरता है और घेर करके कपड़े में से अशुद्धि को बाहर निकाल करके जो साबुन का पानी है उसमें घोलने का काम करता है। तो इस प्रकार ये एक अशुद्धि है और इस अशुद्धि के चारों तरफ ये साबुन है, इस रिंग जैसी संरचना बना करके उस अशुद्धि को बाहर निकालने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया को या इस संरचना को मिशेल कहते हैं। और थोड़ा और पढ़ते हैं, देखो मिशेल क्या है। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, यानी मिशेल के रूप में साबुन है वो किसी कपड़े को स्वच्छ करने में सक्षम होता है या स्वच्छ करने का कार्य करता है। तेलीय मेल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था, केंद्र में मेल होता है और चारों तरफ इस प्रकार की संरचनाएं पिंजर जैसी संरचनाएं होती है। मिशेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिशेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन को मिशेल प्रकाश को परिकिरणित करते हैं जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। अब मिशेल और साबुन में अंतर क्या है, देखिए साबुन है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देता है। साबुन ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाता है। यानी साबुन है वो कठोर जल के साथ काम नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं, के लवण उपस्थित होते हैं जो अशुद्धियों को आसानी से बाहर नहीं निकालने देते हैं, जबकि अपमार्जक देखिए ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं जिनका आवेशित शिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। यानी अपमार्जक है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों को आसानी से घोलने में सक्षम होते हैं, जबकि साबुन है वो इनके लवणों को नहीं घोल पाती है। इसीलिए अपमार्जक से कुछ स्थानों पर साबुन से अपमार्जक है वो अच्छा साबित होता है। ये था आज का लेसन कार्बन और उसके यौगिक। अब इनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। वैसे तो ये आपको ही करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर की हम चर्चा कर लेते हैं यदि कोई नया है तो। इनमें से देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.03% है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है उसका सूत्र क्या है, तो एल्डिहाइड का सूत्र है वो CHO होता है, CHO। और ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और एक के साथ है वो श्रृंखला जुड़ती है। नेक्स्ट है निम्न में से
सहसंयोजी यौगिक हैं, तो CH4 है वो सहसंयोजी यौगिक हैं। मीथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं, तो ये समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। समजातीय श्रेणी में केवल एक कार्बन और कुछ हाइड्रोजन का अंतर होता है, जैसे C2H5 और CH4, इनमें जितने कार्बन और हाइड्रोजन का अंतर होता है, अपर श्रृंखलाएं जब होती है उनमें भी इतना ही अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु होता है? एथेनोइक अम्ल का, तो सिरका है वो एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अणुसूत्र एक होता है लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। बंध अलग अलग टाइप से बनाने से उनके स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिनके कारण उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे यौगिक समावयवीय यौगिक कहलाते हैं। एथेन का आणविक सूत्र, इसमें कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो एथेन में 7 सहसंयोजी बंध होते हैं। 6 सहसंयोजी बंध कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं और 7वां है वो कार्बन कार्बन के मध्य होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिन हाइड्रोकार्बनों में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इनके अणुसूत्र दिए हुए हैं। अणुसूत्र से यदि हमको पता नहीं चलता है तो इनके संरचना सूत्र बनाइए। संरचना सूत्र बनाने से आसानी से हमें पता चल जाता है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो C2H4 है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये एथीन है और इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट बेंजीन का अणुसूत्र और संरचना, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग शायद 13-14 के आसपास। C6H6 जिसमें 6 कार्बन परमाणु की एक साइकिल संरचना होती है, जिसमें एकांतर में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन है वो एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है। इनकी विशेष प्रकार की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। अलग प्रकार का गुण होता है। इसके अंदर डबल बॉन्ड है वो लगातार रोटेट होता है, जो हम बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, जिसकी विशेष जो पूरा वर्णन है वो केकुले नामक साइंटिस्ट ने बड़े डिटेल से बताया था। नेक्स्ट एथेनॉल के 4 उपयोग लिखिए। ये हमने इस लेसन के पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था। एथेनॉल ये एक पेय पदार्थ है। टिंचर, आयोडीन, कफ, सिरप जैसी औषधियों में भी काम में लिया जाता है। औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल निकलता है, अतः ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। सामान्य इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। असंतृप्त यौगिकों के 2 उदाहरण, तो बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, किसी श्रृंखला में 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन ये सभी हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकारक के उदाहरण उनके रासायनिक सूत्र सहित लिखिए। ऑक्सीकारक
ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जो ऑक्सीकरण करवाने का काम करता है, जबकि स्वयं का ऑक्सीकरण नहीं होता है, केवल ऑक्सीकरण करवाने को प्रेरित करता है, वो ऑक्सीकारक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 दोनों ही ऑक्सीकारक कहलाते हैं। एस्ट्रीकरण, अभी हमने पढ़ा था एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण है वो दोनों प्रकार के जो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल होते हैं, वो आपस में अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर बनाने की प्रक्रिया है, वो एस्ट्रीकरण कहलाती है। प्रोपेनॉन यानी प्रोपेन के क्या जुड़ा हुआ है? ऑन जुड़ा हुआ है। ऑन का मतलब कीटोन, C+O। तो पूरी संरचना में एक C+O आना चाहिए, तो इसमें ये C+O है। फिर प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन दायां बायां, एक एक कार्बन लगा दीजिए। अब जितनी इनकी संयोजकताएं बाकी बची हुई है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए, तो प्रोपेनॉन बन जाता है। नेक्स्ट है संतृप्त यौगिक व असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। ये पार्ट 2 में हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक, इसमें कार्बन परमाणु एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है, चाहे कितनी ही लंबी श्रृंखला क्यों न हो। प्रत्येक कार्बन में 4 संयोजकताएं पूर्ण करता है। जैसे ये 1 नंबर कार्बन है, इसकी एक संयोजकता इससे पूरी हो गई, एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें इस साइड हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, एक यह हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, यानी कार्बन कार्बन के मध्य सभी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। H2S और एथेन। देखिए H2S, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बना दिए हमने, और दोनों हाइड्रोजन है उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसको क्रॉस के चिन्ह से दिखा दिया, ठीक है। सल्फर परमाणु क्रमांक 16 होता है। बाह्य तम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए? 2, इसीलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ता है और दोनों हाइड्रोजन से एक एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रोजन के बाह्य तम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1 और, क्योंकि इसका प्रथम कोश है, प्रथम कोश में 2 सीट होती है। एक सीट इसके पास पहले से खुद के भरी हुई है और एक सीट के लिए सल्फर का काम में ले लेता है, और सल्फर है वो इसका काम में ले लेता है। सल्फर दूसरे हाइड्रोजन से भी ये सेम प्रक्रिया अपनाता है और एक इसको दे देता है, एक ले लेता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है, जिसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसकी बात करें तो एक हाइड्रोजन और एक सल्फर, दोनों पे हक सल्फर का होता है और दोनों पे हाइड्रोजन का होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने से H सिंगल बॉन्ड, S सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार H2S बनता है। इसी प्रकार C2H5, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन हैं जो इसमें पिंक कलर के दिए हुए हैं, वो दोनों कार्बन हैं। ये कार्बन के बाह्य तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो दोनों के 4 4 है। देखिए ये जो ये कार्बन है इसके 2 यहाँ है और एक ये और एक ये, इसके भी सेम 2 यहाँ है, एक ये और एक ये। और हाइड्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और ये बन जाता है इस प्रकार C डबल बॉन्ड C
और ये H और ये H, इस साइड भी H और इस साइड भी H, एथीन बनता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर जस्ट अभी हमने पढ़ा है, इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिसेल निर्माण जस्ट अभी हमने पढ़ा है। यदि साबुन और अपमार्जक के अंतर को आप लिखना चाहें तो पीछे भी इंडेक्स दी हुई है या फिर इंडेक्स दी हुई है। वीडियो को आप बीच में स्टॉप करें और अपनी नोटबुक में लिखें ज़रूर, क्योंकि केवल पढ़ने से याद नहीं होगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना भी पड़ेगा। मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया ये हमने पीछे जस्ट अभी पढ़ी है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह भी हमने जस्ट पढ़ा है। सेम पीछे लिखा हुआ है, सेम यहाँ लिखा हुआ है, सेम डायग्राम पीछे दिया हुआ है, सेम टू सेम आगे दिया हुआ है। निम्न के रासायनिक सूत्र प्रोपेनोइक अम्ल और ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेनोइक, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, आगे है ओइक अम्ल मतलब COOH का जुड़ा हुआ होना, ये COOH और पीछे 2 कार्बन और, कुल कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, और ये प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। इसी प्रकार है ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, इस प्रकार बनाना है आपको, पहले इस प्रकार 3 कार्बन बनाने। लिखा है ब्रोमोप्रोपेन, किसी एक कार्बन पर आप Br जोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी संयोजकताएं बची हुई हैं उनको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ये कार्बन है फर्स्ट वाला, 2 है, 2 और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इसमें 2 और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इसमें 3 और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो ये ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। ग्लेसल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? ये भी हमने पीछे पढ़ा था, सेम क्वेश्चन आगे लिया हुआ है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। शीत ऋतु में ये जमने के कारण ग्लेसल एसिटिक अम्ल कहलाता है। निम्न यौगिकों का नामांकन ब्रोमोएथेन और मेथेनल। तो ये था लेसन नंबर 4, कार्बन और इसके यौगिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है ये। लेसन ये तय करता है कि इस क्लास के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री के 5 लेसन आप पढ़ेंगे उसमें ये ज़रूरी है कि आपको ये लेसन है वो अच्छी तरह से याद हो, तभी आपके आगे वाले और पीछे वाले दोनों लेसन है वो समझ में आएंगे। तो इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया है कि आपको समझाने के लिए। फिर भी यदि किसी प्रकार की कमी है तो मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पर आप बता सकते हैं, या इस वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे अच्छी तरह समझ में नहीं आई है। तो इस चीज़ जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है उस टॉपिक को हम दोबारा एक बार रिपीट करेंगे और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।